गुड मॉर्निंग क्लास 12 बी। लास्ट चैन पे हम लोगों ने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन देखा था। अब उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन देख रखा है। एक छोटा सा रिलेशन मुझे देखना है कि करंट की इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन है, यानी रिलेशन बिटवीन करंट स्मॉल आई एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन है करंट का, ये हम लोगों को देखना है। तो चिल्ड्रन, लास्ट चैन पे हम लोग ने मोबिलिटी देखा था क्या होता है। तो देखिए, मोबिलिटी हम लोग ने पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, और करंट का ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो मैं इसी से स्टार्ट कर रहा हूँ और उसको फिर मोबिलिटी का यूज़ कर लूँगा। तो वी नो दैट करंट आई का जो फॉर्मूला होता है, करंट आई इज इक्वल टू होता है NEA/VD। बट मोबिलिटी म्यू का फॉर्मूला जो होता है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं कहूँ तो म्यू इज इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से मैं VD की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। VD की वैल्यू आ गई म्यू इंटू ई। ये VD की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ, तो देखिए आपको रिलेशन मिल जाएगा। पुट 2 इन इक्वेशन 1, तो I इज इक्वल टू आ गया NEA, VD की जगह रख दिया म्यू ई। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया है करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में। करंट का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आ गया। तो क्या आया फाइनल फॉर्मूला? करंट आई इज इक्वल टू NEA या म्यू NEA कैपिटल ई। ये करंट का फॉर्मूला हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। ठीक है, लेकिन अगर सपोज कीजिए कि आपको करंट का फॉर्मूला रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में निकालना है। करंट का फॉर्मूला रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम टाउ के टर्म में अगर फॉर्मूला निकालना है तो हम लोग पहले के रिलेशन को यूज करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट चैन पे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में ई टाउ अपॉन एम। आप एक बार देख सकते हैं, ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूफ किया था ई टाउ बाई एम। चिल्ड्रन, बिल्कुल साथ में अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कभी भी जो है ये आपको समझ में आएगा नहीं। 30 मिनट के लेक्चर के लिए आपके पास पूरा 24 आवर्स का टाइम रहता है। तो ये फोर्थ वाली वैल्यू को मैं पुट करने जा रहा हूँ इक्वेशन 1 में। तो पुट 4 इन इक्वेशन 1। तो आपको देखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में आपसे करंट वेलोसिटी का फॉर्मूला मोबिलिटी के टर्म में पूछा गया है। वैसे करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में कह रहा था तो ये भी लिख सकते थे। और ये VD की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूँ तो जो दूसरा फॉर्मूला आएगा करंट का, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ही होगा। ई टाउ बाई एम अगर रख दें तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया है NE² A टाउ E बाई एम। ये भी करंट का फॉर्मूला, लेकिन ये करंट का फॉर्मूला रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी हो गया। ठीक है, अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों को देखनी है ओम्स लॉ। ये आपके लिए सिंपल होगी, क्लास 10th में भी पढ़ी है हम लोगों ने ओम्स लॉ। देखिए, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट में क्या हम लोग कहते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है और उसकी हम फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करते हैं, फिजिकल स्टेट मीन्स उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाते हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं,
उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं करते, यानी वायर को ज़्यादा आप ऐंठते नहीं है, तोड़ते मरोड़ते नहीं है। तो जो वायर में करंट फ्लो कर रही होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को मैं लिखने जा रहा हूँ, बहुत रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब इन्वर्टेड कॉमास में, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर, if the physical state of a conductor like temperature, pressure, strain, etc. remains unchanged या remains constant, then the current flowing through a conductor, then the current flowing through a conductor I is directly proportional to the potential difference, directly proportional to the potential difference। potential difference को मैं शॉर्ट में PD लिख दे रहा हूँ, potential difference कैपिटल V across a conductor, across a conductor। ठीक है, that is V is directly proportional to I। और इस जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट कैपिटल R लगा देते हैं। इस कैपिटल R को हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं या सिंपली रेजिस्टेंस बोल देते हैं। वेयर R is constant and is called इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या सिंपली रेजिस्टेंस भी आप बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और सिंपली रेजिस्टेंस। ठीक है, और देखिए यहाँ वी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वी और आई आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो अगर मैं आई और वी के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और जब भी आई और वी के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो जो कंडक्टर होता है वो ओमिक कंडक्टर होता है। ओमिक कंडक्टर मीन्स ओम्स लॉ को वो फॉलो करेगा। और अगर ऐसा ग्राफ है और इससे रेजिस्टेंस निकालना है तो हम लोग इस ग्राफ में दो पॉइंट्स ले लेते हैं ए बी और एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं और यहाँ से स्लोप निकाल देते हैं। तो रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो 1 स्लोप कर देते हैं। स्लोप मीन्स होता है tan थीटा। tan थीटा निकाल लीजिए, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपको रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ओम्स लॉ को जब वेरीफाई करते हैं तो हम लोग क्या सर्किट अरेंजमेंट करते हैं, उस सर्किट अरेंजमेंट को हम लोगों को देखना है। तो ओम्स लॉ के केस में सर्किट अरेंजमेंट, ठीक है, तो स्टार्ट कर। हाँ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ में मैं इसका सर्किट अरेंजमेंट बता रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल भी है चिल्ड्रन, ठीक है ना। उसमें हम लोगों को रेसिस्टिविटी निकालना होता है और उसके लिए जो सर्किट डायग्राम बनाएंगे वो जो मैं अभी बना रहा हूँ उसी सर्किट डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपको एक सेल दे दिया जाएगा, एलिमिनेटर दे देते हैं, उसको लगा देते हैं। एलिमिनेटर में एक रेड कलर की नॉब होती है और एक ब्लैक कलर की। तो आपको लैब में घुसते ही ये ध्यान रखना है कि रेड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जितने भी पॉजिटिव रेड कलर के जो टर्मिनल्स होंगे वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, उसके साथ मैंने एक की लगा दी है, की लगा दी, ये की है, ये बैटरी हो गई। ठीक है, क्योंकि 2 सेल लगी हुई हैं। करंट को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक रियोस्टैट लगा देते हैं। रियोस्टैट से हम लोग करंट को घटाते बढ़ाते हैं।
और एक एमीटर लगा दे रहे हैं करंट को चेक करने के लिए कि कितनी करंट फ्लो कर रही है। एक एमीटर लगा दिया, और एमीटर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। अगर बैटरी का ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो एमीटर का पास वाला टर्मिनल सेम पोलैरिटी से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से। एमीटर में भी रेड और ब्लैक कलर के दो स्क्रू लगे होंगे, रेड वाले स्क्रू को रेड वाले से जोड़ देंगे, ठीक है ना, और ये माइनस हो जाएगा। फिर एक आपको वायर दिया जाएगा, एक वायर दिया रहेगा जिसकी हमें रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस निकालना होगा। रेसिस्टिविटी अभी हम आगे बताएंगे क्या होता है। ये कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस मैंने कैपिटल R ले लिया। इसके साथ बच्चों पैरेलल में, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, तो एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर देते हैं। वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। अब वोल्टमीटर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी होती है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो वोल्टमीटर का जो पास वाला टर्मिनल होगा वो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग एमीटर से डिफरेंट आई की वैल्यू लेते जाते हैं और वी की डिफरेंट वैल्यूज़ हमें मिलती जाती हैं। तो इसमें हम लोग दो ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक ग्राफ तो मैंने पीछे बताया, आई वर्सेस वी ग्राफ, लेकिन अगर आप उल्टा बना रहे हैं, अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग वी ले रहे हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग करंट ले रहे हैं, तब भी ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। लेकिन उस केस में आप tan थीटा अगर निकाल देंगे तो वही रेजिस्टेंस हो जाएगा। मैथमेटिक्स वालों को मालूम होगा कि भाई tan लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे, तो BC देखिए, BC किसके पैरेलल है, V के पैरेलल है, और AC I के पैरेलल है, तो V अपॉन I क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो इस केस में R की वैल्यू स्लोप के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इससे हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। लेकिन लैब में हम लोग को रेसिस्टिविटी निकालनी होती है, तो उस केस में हम लोग स्क्रू गेज का यूज़ करके इस वायर की लेंथ और एरिया और निकाल लेते हैं। अब चिल्ड्रन नेक्स्ट हेडिंग है कि जो ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह देते हैं इसको। Derivation of Ohm's law, derivation of Ohm's law from first principle, ठीक है, या on the basis of drift velocity भी कह सकते हैं। देखिए हम लोग ओम्स लॉ में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लेते हैं, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहना चाहिए कि हमें करंट के फॉर्मूले से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो करंट का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में जानते हैं, क्या होता है, I इज इक्वल टू NEAVD। वी नो दैट करंट I का फॉर्मूला होता है NEAVD। इसमें n जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, और Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हम लोग देख चुके हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आज ही हम लोग ने पढ़ा है, आज ही यूज़ किया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में होता है AE टाउ बाई m। ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू होता है EE टाउ अपॉन m। लेकिन ओम्स लॉ में हमें पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में देखना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिख रहा हूँ। तो सिंस E इज इक्वल टू होता है V बाई डी या V बाई L, V बाई डी या V बाई L, तो ये E की वैल्यू मैं 2 में पुट कर रहा हूँ। पुट E इन इक्वेशन 2। E की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में रख रहा हूँ। अगर मैं 2 में रख दूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि हमें ओम्स लॉ में V और I में रिलेशन निकालना होता है, E में नहीं। तो E को मैं V से रिप्लेस कर रहा हूँ। देयरफॉर Vd इज इक्वल टू क्या आ गया, E टाउ अपॉन m तो था,
इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जगह रख दिया वी बाई एल, तो वी डी इज इक्वल टू आ गया ई वी टाउ अपॉन एम एल। ये वी डी की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूं, सब्स्टिट्यूटिंग 3 इन इक्वेशन 1, 3 से वैल्यू 1 में रखिए तो देखिए क्या आ गया, आई इज इक्वल टू एन ई ए तो था ही, वी डी की जगह रख दिया ई वी टाउ अपॉन एम एल। तो फाइनल फॉर्मूला आ गया, वी और आई को मैं एक तरफ ले आ रहा हूँ, वी और आई को एक तरफ ले आए, एम एल लेफ्ट साइड में चला गया, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। इस रिलेशन में ध्यान दो बच्चों, एम है इलेक्ट्रॉन का मास जो कि कांस्टेंट होता है, एल कंडक्टर की लेंथ है, करंट फ्लो करने से लेंथ में कोई चेंज आता नहीं है, एन ई ए भी कांस्टेंट है, इसमें टाउ को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट है। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो बच्चों, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो टाउ की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाती। तो इफ टेम्परेचर capital T is constant, if temperature capital T is constant, then राइट हैंड साइड का जो पूरा टर्म है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इज कांस्टेंट। और जब ये कांस्टेंट आ गया तो मैं कह सकता हूँ कि v अपॉन आई जो कि एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ के इक्वल है, ये कांस्टेंट हो गया। और इस कांस्टेंट को हम लोग कैपिटल आर से लिखते हैं, ठीक है ना। यही ओम्स लॉ का रिक्वायर्ड प्रूफ हो गया, ओम्स लॉ का प्रूफ आ गया ये कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आ गया। तो देखो चिल्ड्रन, रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला भी हमें पता चल गया। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला, जो ये वाला जो फॉर्मूला होता है, ये एग्जाम में 1 मार्क्स में कहता है। फॉर्मूला क्या कहता है, आपसे कहता है कि राइट द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मटेरियल पैरामीटर। तो मैं यही हेडिंग ही लिख दे रहा हूँ इसको, फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मटेरियल पैरामीटर। मटेरियल पैरामीटर्स मीन्स किसी मटेरियल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कोई भी मटेरियल अगर है तो उसका मास होगा, लेंथ होगा, वॉल्यूम होगा, एरिया होगा, तो उसके टर्म में जो फॉर्मूला बनेगा वो मटेरियल पैरामीटर के टर्म में फॉर्मूला कहलाएगा। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। इसमें आप टर्म्स जानते हैं, इसमें 2 टर्म जरूर ध्यान रखिए, एन और टाउ। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम की मैंने डेफिनेशन नहीं लिखाई थी, मैंने आपको लेकिन 2 बार डिक्टेट किया था, 2 बार रिपीट किया था। अब मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको ध्यान रहे। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, द टाइम इंटरवल ऑफ 2 सक्सेसिव कोलिजन, the time interval of 2 successive collision of electron with positive ions is called relaxation time tau। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है इतनी हेडिंग छोड़ने के बाद मैं ये पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं वहाँ रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने इसको लिखा नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ दोबारा बताया। अब ये रेजिस्टेंस वर्ड तो आ गया, लेकिन अगर एग्जाम में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अगर डिफाइन करने को आएगा तो आप कैसे डिफाइन करोगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को अगर डिफाइन करना है तो मैं इसको अगली हेडिंग ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो आर का फॉर्मूला V अपॉन आई होता है चिल्ड्रन, उसी से इसको डिफाइन कर देंगे, रेशियो के टर्म में डिफाइन कर देंगे। वैसे रेजिस्टेंस वर्ड रेसिस्ट से बना हुआ है, रेसिस्ट का मतलब ही होता है अपोज करना, और इलेक्ट्रिक वर्ड आए हैं करंट के लिए, ठीक है।
तो कंडक्टर करंट के फ्लो में जो रुकावट डालता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है कंडक्टर, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं. द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड बाय ए कंडक्टर इन ए फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. लेकिन उससे नहीं डिफाइन करेंगे, रेशियो के टर्म में डिफाइन करेंगे. क्या? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, the ratio of potential difference capital V, potential difference capital V across a conductor to the flow of current, to the flow of current small I, to the flow of current small I is called electrical resistance capital R, is called electrical resistance capital R. ठीक है, is called electrical resistance of a conductor. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये मैं लिख रहा हूँ. ये तो इसका फॉर्मूला हो गया. अब इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी चिल्ड्रन? V की यूनिट आप जानते हैं, वोल्ट होती है. V पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी यूनिट हो गई वोल्ट. और I करंट है, इसकी यूनिट हो गई एम्पियर. और वोल्ट पर एम्पियर को ही ओम बोलते हैं. और इसके लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं, ये ओमेगा सिंबल का यूज़ किया जाता है. अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ R, डायमेंशन ऑफ कैपिटल R. तो देखिए R का जो फॉर्मूला आया है वो है V अपॉन I. लेकिन V का फॉर्मूला W/Q भी जानते हैं हम लोग, ठीक है ना. अब इससे डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे. W का तो हो गया, वर्क का होता है mL/T-2, चार्ज का होता है AT, और करंट का हो गया A. तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? mL/T-3A-2. ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है. अब एक बस 2 लाइन की एक छोटी सी हेडिंग और देखते हैं. कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इसको कैपिटल G सिंबल से लिखते हैं. रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना. कंडक्टेंस का इसका उल्टा काम होगा, करंट फ्लो करने में सपोर्ट करना, ठीक है ना. तो ये रेसिप्रोकल के इक्वल होता है. द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, the reciprocal of resistance of a conductor is called its conductance. तो कंडक्टेंस को कैपिटल G सिंबल से लिखते हैं चिल्ड्रन. इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/R. तो इसकी SI यूनिट भी रेजिस्टेंस की उल्टी हो जाएगी. रेजिस्टेंस की यूनिट होती थी ओम, इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स, या मोह भी होती है MHO, या सिमन भी होती है सिमन, ठीक है. कैपिटल S स्मॉल I सिंबल लिख देते हैं. ये इसका यूनिट हो गई. डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं कहूँ तो रेजिस्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है, सबकी जो है पावर को चेंज कर लें, क्योंकि रेसिप्रोकल है. तो m-1 हो जाएगा, L-2 हो जाएगा, T-3 था तो +3 हो जाएगा, A-2 था तो +2 हो जाएगा. यहाँ तक आप लोगों को करना है. नोट्स भी मैं सेंड करूँगा, उसको आपको लिख लेना है.